5 वर्षीय लिली हापर ने जब भारी लकड़ी के दरवाजों से प्रवेश किया तो कोर्ट रूम में बहुत ही शांति थी। उसका छोटा सा हाथ थोर नामक जर्मन शेपर्ड कुत्ते की पट्टा को पकड़े हुए था, जिसके शरीर पर एक दांतेदार निशान था। कमरे में मौजूद हर आंख उस छोटी सी लड़की का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो गवाह के स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। उसकी हरकतें झिझक भरी लेकिन दृढ़ थीं। जज मार्कस केन, जो कानूनी अनुभव के कई वर्षों के अनुभवी व्यक्ति हैं, थोड़ा आगे झुके हुए थे और एक संतुलित नजर से बच्ची को देख रहे थे। उन्हें पता था कि पूरे मामले का भार उसके नाजुक कंधों पर था। लिली अपहरण के प्रयास की एकमात्र गवाह थी, एक ऐसा मामला जो एक खतरनाक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दे सकता था। लेकिन एक समस्या थी, हमले के बाद से लिली ने एक भी शब्द नहीं बोला था। कोर्ट रूम के दूसरी तरफ विक्टर ड्रेक बचाव पक्ष की मेज पर बैठा था। उसका चेहरा और भी शांत था। एक 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ड्रेक को एक चश्मदीद ने लिली के अपहरण के प्रयास के दृश्य पर होने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसका बचाव ठोस था, कोई भौतिक साक्ष्य नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं और एक आघातग्रस्त बच्चा जो गवाही नहीं दे सकता था। उसके वकील ने पहले से ही एक रणनीति तैयार की थी जो बच्चे की उसे पहचानने की क्षमता को बदनाम करने पर आधारित थी। लेकिन फिर कुछ हुआ। जैसे ही लिली गवाह की कुर्सी पर बैठी, उसकी हरी आंखें विक्टर ड्रेक से मिलीं। उसकी छोटी उंगलियां कांप उठीं, जैसे उन्होंने एक सूक्ष्म हरकत की हो, अप्रशिक्षित आंखों को मुश्किल से दिखाई दे रही हो। यह एक मौन संकेत था जिसे उसने कई हफ्तों की थेरेपी के दौरान सीखा था। कमरे में मौजूद केवल 2 लोगों ने इसे पकड़ा, थोर और जज केन। थोर की प्रतिक्रिया तत्काल थी। जिस क्षण लिली की उंगलियां मदद के लिए उस मौन विनती में हिली, कुत्ते का शरीर अकड़ गया। उसके कान आगे की ओर झुक गए और उसकी मांसपेशियां भरी हुई स्प्रिंग की तरह कुंडलित हो गईं। उसकी छाती के भीतर से एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट गूंजी, पहचान की चेतावनी की आवाज। उसकी सुनहरी भूरी आंखें ड्रेक पर टिकी हुई थीं, जो अविचल और तीक्ष्ण थी। प्रतिक्रिया ने पूरे न्यायालय में बेचैनी की लहर दौड़ा दी। दर्शकों के बीच एक बड़बड़ाहट फैल गई और हवा में अटकलों की फुसफुसाहट भर गई। कुत्ते के व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने उसे झकझोर दिया। ये सिर्फ एक प्रशिक्षित सहायक जानवर नहीं था जो अपने संचालक की परेशानी पर प्रतिक्रिया कर रहा था। ये कुछ गहरा था, कुछ आदिम। जज केन का हाथ जोर से हथौड़े पर पड़ा। कमरे में गड़गड़ाहट की तरह तीखी आवाज गूंजी। इस अदालत में 15 मिनट का अवकाश होगा। उसने अपनी आवाज को असामान्य रूप से जरूरी बताया। अभियोक्ता जेना ब्लेक ने उसे एक सवालिया नजर से देखा, लेकिन उसने उसकी आंखों में आंखें नहीं मिलाईं। इसके बजाय उसने लिली की तरफ देखा, जो थोर को जीवन रेखा की तरह पकड़े हुए थी। कुछ महत्वपूर्ण अभी हुआ था और उसे ये समझने की जरूरत थी कि मुकदमा आगे बढ़ने से पहले यह वास्तव में क्या था। जैसे ही अदालत खाली हुई, केन बैठा रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने बेंच पर अपने वर्षों में कई चीजें देखी थी, लेकिन कभी किसी थेरेपी कुत्ते ने ऐसी निर्विवाद निश्चितता के साथ प्रतिक्रिया नहीं की थी। थोर ने क्या पहचाना था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामले के लिए इसका क्या मतलब था। बाहर दालान में लिली थोर के बगल में घुटनों के बल बैठी थी और उसके छोटे हाथों ने उसके फर को कसकर पकड़ रखा था। उसकी मां रेचल हापर उसके बगल में झुकी हुई थी और कांपती हुई उंगलियों से बच्चे के घुंघराले बालों को पीछे की ओर सहला रही थी। प्रिय, क्या तुम ठीक हो? उसने फुसफुसा कर पूछा। लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। थोर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसका छोटा शरीर उसके शरीर के बगल में दब गया। मामले के मुख्य अन्वेषक जैक मोनरो कुछ कदम दूर से देख रहे थे। दशकों के अनुभव वाले एक अनुभवी FBI एजेंट मोनरो के पास एक सहज बोध था जिसने वर्षों से उसकी अच्छी तरह से सेवा की थी, और अभी उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उस न्यायालय में जो कुछ भी हुआ वो एक गेम चेंजर था। वो जज केन के करीब गया। कुछ ने उस कुत्ते को डरा दिया। उसने अपनी आवाज धीमी करके बुदबुदाया, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो कहीं से ड्रेक को पहचानता है। केन ने धीरे से सांस छोड़ी और उसकी तीखी नीली आंखें सिकुड़ गईं। फिर हमें पता लगाना होगा कि कहाँ। इस बीच बचाव पक्ष के निजी कमरे के अंदर विक्टर ड्रेक अपने वकील माइकल ग्रेव्स के सामने बैठा था। जिस क्षण वे अकेले थे, ड्रेक के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट आत्मविश्वास कुछ और में बदल गया, कुछ ठंडा। उसकी उंगलियां मेज पर टकरा रही थी, क्योंकि वो अपने मन में उस पल को दोहरा रहा था। लड़की ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कुत्ते ने प्रतिक्रिया की थी। वो जानती है कि ड्रेक ने दबी हुई आवाज में कहा। ग्रेव्स ने एक भौं उठाई। क्या? ड्रेक ने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। कुछ नहीं, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही दौड़ रहा था।
वो शापित कुत्ता। उसने नहीं सोचा था कि जानवर एक समस्या होगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि थोर शायद सब कुछ सुलझाने की कुंजी हो सकता है। उस आतंक से पहले जिसने उसकी आवाज चुरा ली थी, लिली हार्पर एक जीवंत बातूनी बच्ची थी। 5 साल की उम्र में वो ऐसी लड़की थी जो अंतहीन कहानियों से एक कमरे को भर देती थी। उसकी चमकदार नीली आंखें जिज्ञासा और शरारत से चमकती थीं। उसे परियों की कहानियों के भरवां जानवर बहुत पसंद थे और जिस तरह से उसकी माँ हर किरदार के लिए अलग अलग आवाजों में सोने से पहले कहानियां पढ़ती थी, उसने कभी डर नहीं जाना था। उस भाग्यशाली दोपहर तक यह एक आदर्श वसंत का दिन था। जिस तरह से खिलते फूलों की खुशबू हवा में बह रही थी और गर्म सूरज ने पिछवाड़े में सुनहरी धारियां बना दी थी। राहेल हार्पर अपनी बेटी को रसोई की खिड़की से देख रही थी। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान थी, जबकि लिली आंगन में घूम रही थी। उसकी गुलाबी पोशाक एक नर्तकी की तरह फड़फड़ा रही थी। डेविड हार्पर कुछ घंटों में घर आने वाला था और वो इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या रात का खाना शुरू करे या उसका इंतजार करे। यह एक सामान्य दोपहर होनी चाहिए थी। ये सुरक्षित होनी चाहिए थी। दोपहर 3:42 बजे राहेल का फोन बजा। यह उसकी बहन का राज्य के बाहर से फोन था और वो अंदर चली गई क्योंकि उसे लगा कि वो एक त्वरित बातचीत करेगी। 4 मिनट, बस इतना ही काफी था। जब वो आंगन में लौटी तो गेट खुला हुआ था। उसकी नसों में ठंडे आतंक की लहर दौड़ गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि वो उस जगह को स्कैन कर रही थी जहां उसकी बेटी थी। लिली अभी भी वहां थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उन्हें अपनी देखभाल के लिए एक छोटी लड़की की जरूरत है। क्या आप देखना चाहेंगे? रेचल की दुनिया धीमी पड़ गई थी। उसके दिमाग में जो हो रहा था उसे समझने से पहले ही उसकी सहज प्रवृत्ति चीख उठी। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। लिली! आदमी ने झटके से सिर उठाया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह कुछ तीक्ष्ण और गणनात्मक बात ने ले ली। एक पल में उसने लिली की बांह पकड़ ली। लिली जम गई। वो चिल्लाई नहीं, उसने लड़ाई नहीं की। वो केवल उसे बड़ी बड़ी बिना पलक झपकाए देखती रही, जैसे किसी गहरे डर ने उसे जगह पर जकड़ रखा हो। सड़क के उस पार मार्था जेनकिंस एक सेवानिवृत्त नर्स अपने टेरियर के साथ घूम रही थी, जो सब कुछ घटित होते हुए देख रही थी। उसकी आवाज उम्र के साथ पुरानी हो चुकी थी, लेकिन दृढ़ विश्वास से मजबूत थी। अरे, उस बच्चे से दूर हो जाओ। आदमी हिचकिचाया। वाहन के तेजी से भागने के कारण टायर फुटपाथ पर चीखने लगे और सड़क पर रबर की काली धारियां छोड़ गए। रेचल ने लिली को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, लेकिन लिली रोई नहीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने केवल अपना चेहरा अपनी माँ के कंधे में छिपा लिया और कांपने लगी। पुलिस कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। FBI के बाल अपहरण कार्य बल के एक अनुभवी अन्वेषक जासूस जैक मोनरो ने तुरंत घटनास्थल पर नियंत्रण कर लिया। उसके सफेद होते बाल और तीखी भूरी आंखें उन वर्षों की बात कर रही थी जो गुमशुदा बच्चों की तलाश में परछाइयों का पीछा करते हुए बिताए गए थे, जो अक्सर कभी नहीं मिलते थे। उसने ये पैटर्न पहले भी देखा था, बहुत बार। वो उस प्रोफाइल में फिट बैठता है, जिसे मोनरो ने एक पुरानी नोटबुक पलटते हुए बुदबुदाया। पिछले 18 महीनों में 4 बच्चे गायब हो, अब आप सुरक्षित हैं। क्या आप उस अच्छे अधिकारी को बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता था? लिली के छोटे हाथों ने अपनी माँ के स्वेटर को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो बोली नहीं। उसने सिर हिलाया नहीं। उसने अपना सिर नहीं हिलाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक स्विच दबा दिया हो जिससे उसकी आवाज पूरी तरह बंद हो गई हो। जब से मैंने उसे उठाया था तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा है, राहेल ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसकी आवाज में डर घुस रहा है। वो बस बात नहीं करेगी। एजेंट ग्रांट ने मोनरो को देखा। चयनात्मक मौन, उसने फुसफुसाया। एक आघात प्रतिक्रिया। मोनरो ने अपनी कनपटी को रगड़ते हुए आह भरी। बिना बयान के उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। विवरण अस्पष्ट था। एक आदमी, एक काली वैन। यह कोई भी हो सकता है। मार्था जेनकिंस, जिसने अपहरण के प्रयास को देखा था, आगे बढ़ी। मुझे लाइसेंस प्लेट का कुछ हिस्सा मिला और उसके बाद के दिनों में यह और भी बदतर होता गया। लिली ने खेलना बंद कर दिया। उसने चित्र बनाना बंद कर दिया। वो गुजरती कारों को देखकर घबराकर घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो मुश्किल से सोती थी और जब सोती थी तो उसकी रातें खामोश बुरे सपनों से भरी होती थीं। उसका छोटा शरीर अदृश्य खतरों से जूझ रहा था। उसकी चीखें कभी नहीं निकलती थी, केवल आतंक की सांसें जो रात के अंधेरे में उसके माता पिता को जगाती थीं। रेचल और डेविड ने सब कुछ आजमाया, कहानी सुनाने के लिए पसंदीदा खाना, उसका प्यारा भरवा खरगोश। कुछ भी काम नहीं आया। जिस बच्चे को वे जानते थे वो और दूर होता जा रहा था।
एक शाम रेचल डेविड के सामने रसोई की मेज पर बैठी थी और उसकी आंखें थकान से खोखली थीं। चिकित्सक ने एक सहायक जानवर की सिफारिश की। उसने धीरे से कहा, एक थेरेपी कुत्ता। डेविड ने अपने थके हुए हाथ को अपने बालों में फिराया। आपको वाकई लगता है कि इससे मदद मिलेगी? मुझे नहीं पता, रेचल ने स्वीकार किया, लेकिन मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उस निर्णय से सब कुछ कितना बदल जाएगा, क्योंकि जब लिली ने अपनी आवाज खो दी थी तब भी कोई था जो उसे सुन सकता था, और उसका नाम था थोर। डॉक्टर लॉरा बेनेट के पशु पुनर्वास केंद्र के अंदर की हवा एंटीसेप्टिक की खुशबू और फर की मिट्टी की कस्तूरी से भरी हुई थी। कमरे में शांति थी, सिवाय घड़ी की लयबद्ध टिक टिक और टाइल वाले फर्श पर कभी कभी पंजों की खरोंच के। खिड़की के पास एक बड़े ऑर्थोपेडिक बिस्तर पर एक जर्मन शेपर्ड लेटा हुआ था। उसकी गहरी भूरी आंखें हर हरकत पर शांत तीव्रता से नजर रख रही थीं। उसका नाम थोर था। एक समय वो शहर के पुलिस बल में सबसे बेहतरीन के 9 अधिकारियों में से एक था। एक कुत्ता जिसकी सहज प्रवृत्ति और प्रशिक्षण ने लोगों की जान बचाई थी। लेकिन अब उसके शरीर पर बलिदान के निशान थे। उसके दाहिने हिस्से पर एक खास तरह का दांतेदार निशान उस रात की स्थायी याद दिलाता है जिसने उसके करियर को खत्म कर दिया। 3 साल पहले एक अपहृत बच्चे को बचाने के लिए छापे के दौरान थोर ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हथियारबंद संदिग्ध पर हमला कर दिया था। उस व्यक्ति ने उस पर एक चाकू से हमला किया था जो एक अधिकारी के लिए था और जो उसके शरीर में गहरा घाव कर सकता था। थोर ने संदिग्ध को काबू में कर लिया था, जबकि खून से उसका फर काला पड़ गया था। लेकिन उसके बाद के महीनों में चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। उसकी गतिशीलता प्रभावित हुई और धन की कमी से जूझ रही विभाग ने उसे सेवानिवृत्त करने का कठिन निर्णय लिया। उसे सेवा के लिए अयोग्य मानते हुए इच्छा मृत्यु सूची में डाल दिया गया था। ये लॉरा के आने से पहले की बात है। डॉक्टर बेनेट कई वर्षों से ऐसे मामलों में विशेषज्ञता के साथ पशु चिकित्सा कार्यक्रम चला रहे थे जहां जानवर आघात से बचे लोगों की मदद कर सकते थे। जब उसने थोर के मामले के बारे में सुना तो उसने उसे गोद लेने के लिए लड़ाई लड़ी, यह विश्वास करते हुए कि उसके तेज दिमाग और अटूट वफादारी का अभी भी मूल्य है। और अब वो उस विश्वास को परखने वाली थी। राहेल हापर एक कुर्सी पर घबराई हुई बैठी थी। उसकी उंगलियां उसकी स्कर्ट के कपड़े को पकड़ रही थीं। लिली उसके पीछे खड़ी थी और अपनी मां के कंधे के पीछे से झांक रही थी। छोटी लड़की ने 2 सप्ताह पहले की घटना के बाद से बोलने से इनकार कर दिया था और हालांकि वो चिकित्सा में गई थी, लेकिन किसी ने भी उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। लॉरा लिली के स्तर पर घुटनों के बल बैठी और उसकी आवाज कोमल थी। नमस्ते लिली, मेरा नाम लॉरा है। मैं बहुत ही खास कुत्तों के साथ काम करती हूँ, ऐसे कुत्ते जो बच्चों की मदद करते हैं जो डरावनी चीजों से गुजरे हैं। लिली ने कुछ नहीं कहा। उसकी हरी आंखें कुछ फीट दूर बड़े जर्मन शेपर्ड पर झिलमिला उठी। थोर धैर्यपूर्वक बैठा रहा। उसके कान आगे की ओर उठे हुए थे, लेकिन वो उसकी ओर नहीं बढ़ा। वो बस अपनी उपस्थिति को स्थिर और बिना किसी खतरे के देखता रहा। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? लॉरा ने पूछा। लिली ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो भागी भी नहीं। यह एक शुरुआत थी। राहेल ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया। वो एक बहुत अच्छा कुत्ता है प्रिय। वो एक पुलिस कुत्ता हुआ करता था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी कहानियों की किताबों में होता है। लॉरा ने थोर को इशारा किया और एक शांत आदेश दिया, रुको। जर्मन शेपर्ड ने इतना भी नहीं हिलाया। लॉरा लिली की ओर मुड़ी। अगर तुम नहीं चाहती हो तो तुम्हें पास आने की जरूरत नहीं है। थोर यहीं इंतजार करेगा, लेकिन अगर तुम तैयार महसूस करती हो तो तुम अपना हाथ आगे बढ़ा सकती हो और वो तुम्हारे पास आ जाएगा। लिली लंबे समय तक हिचकिचाती रही। वो अपनी जगह पर जमी रही। फिर इंच दर इंच वो अपनी मां के पीछे से बाहर निकली। उसका छोटा हाथ हिचकिचाते हुए लेकिन जानबूझकर उठा। थोर अंतिम संकेत की प्रतीक्षा में अभी भी खड़ा रहा। जब लॉरा ने सिर हिलाया तो उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और एक सावधानी भरा कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा और फिर दूसरा। जिस क्षण उसकी गर्म सांस लिली की हथेली को छू गई, कुछ बदल गया। लिली की उंगलियां कुत्ते के मोटे फर के माध्यम से थोड़ा मुड़ी। संबंध स्थापित हो गया था। रेचल ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए धीरे से हौंफते हुए कहा। हमले के बाद ये पहली बार था जब लिली ने किसी चीज या किसी को भी हाथ लगाया था। रेचल की आंखों में आंसू आ गए जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, ओह बेबी। लिली की छोटी उंगलियां थोर के फर में और गहराई तक धंस गई और उसे जकड़ लिया, जैसे कि वो इस दुनिया में एकमात्र ठोस चीज थी जो भयानक रूप से अनिश्चित हो गई थी। लॉरा मुस्कुराई। यह अच्छी लड़की है लिली। थोर तुम्हें पसंद करता है। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। अगले कुछ हफ्तों में थोर और लिली अविभाज्य हो गए।
घर पर वो घंटों उसके पास बैठती और उसके बाजू पर निशान को अपने छोटे हाथों से छूती। जब बुरे सपने उसे आधी रात को जगाते तो थोर की स्थिर दिल की धड़कन ही उसे शांत करती थी। हालांकि उसने अभी भी बोलने से इनकार कर दिया। शब्द इतने कोमल थे कि एक पल के लिए रेचल को लगा कि उसने उन्हें कल्पना की है, लेकिन जब वो मुड़ी तो उसने लिली को थोर को घूरते हुए देखा। उसके होंठ आश्चर्य में थोड़े से खुले हुए थे, जैसे कि उसने खुद को भी आश्चर्यचकित कर लिया हो। रेचल की आंखों में आंसू भर आए। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। लॉरा ने रेचल की बाह पर एक कोमल हाथ रखा। वो उस पर भरोसा करती है, उसने बड़बड़ाया। कभी कभी भरोसा अपनी आवाज को फिर से पाने की दिशा में पहला कदम होता है। रेचल ने उसका हाथ दबाया। फिर हम उस भरोसे का अनुसरण करेंगे जहां वो ले जाएगा, और यह उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसे न्यायालय में जहां एक राक्षस का अंततः पर्दाफाश होगा। जैसे ही न्यायालय में तनाव का माहौल बना, जज मार्कस केन ने अपनी तीखी नजर थोर पर टिकाते हुए आगे की ओर झुके। जर्मन शेपर्ड की प्रतिक्रिया निर्विवाद थी, एक आदिम मान्यता जिसने उपस्थित सभी को सिहरन पैदा कर दी। बचाव पक्ष के विक्टर ड्रेक बचाव की मेज पर कठोर बैठे थे। उनका पहले का आत्मविश्वास नियंत्रण की एक पतली परत में ढह रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? माइकल ग्रेव्स, ड्रेक के वकील ने निराशा में अपनी आवाज उठाने की मांग की। इस कुत्ते का व्यवहार पूर्वाग्रहपूर्ण है और इस कार्यवाहियों में इसका कोई स्थान नहीं है। अभियोक्ता जेना ब्लेक ने अपने स्वर को संयमित किंतु दृढ़ रखते हुए आगे बढ़ाया। माननीय, हमें विश्वास है कि इस पशु की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती है। यदि अनुमति हो तो हम ये जानना चाहेंगे कि थोर ने मेरे मुवक्किल पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों की। न्यायाधीश केन ने दोनों पक्षों को चुप कराने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही उन्होंने ड्रेक का अध्ययन किया, उनकी आंखें सिकुड़ गई, जो अब मेज के किनारे को इतनी कसकर पकड़ रहा था कि उसके अंगूठे सफेद हो गए थे। श्री ड्रेक, न्यायाधीश ने समान रूप से कहा, क्या आपका इस कुत्ते से पहले सामना हुआ है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें ड्रेक की ओर मुड़ गईं, जिसका धैर्य पहली बार डगमगाया। वो थोड़ी देर के लिए थोर की ओर देखने में झिझका, फिर एक तंग होंठ वाली मुस्कुराहट लाद दी। नहीं माननीय, मैंने अपने जीवन में वो कुत्ता कभी नहीं देखा। हालांकि वो रुका और जेना ब्लेक की ओर देखा। हमें संदेह है कि इसमें कुछ और भी हो सकता है। थोर की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि वो परिचित हैं, शायद अतीत में श्री ड्रेक से जुड़ी किसी घटना से। ग्रेव्स अपनी सीट से उछल पड़े। अटकलें, ये शुद्ध अटकल है और इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जेना ने तुरंत जवाब दिया, माननीय न्यायाधीश, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम आगे की जांच करने की अनुमति मांगते हैं। श्री ड्रेक को थोर के पिछले सेवा रिकॉर्ड से जोड़ने वाले सबूत हो सकते हैं। न्यायाधीश ने विचार करते हुए अपना गैवल हल्के से थपथपाया। अंत में उन्होंने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, कल सुबह अदालत फिर से बैठेगी। इस बीच अभियोजन पक्ष को इस सुराग का पता लगाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। अगली सुबह जल्दी ही मुनरो और उनकी टीम उत्तरी जंगल में स्थित एक सुदूर केबिन के लिए निकल पड़ी। ड्रेक की वैन में मिले मिट्टी के नमूनों ने उन्हें इस एकांत स्थान पर पहुंचाया था और थोर उनके साथ एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में मौजूद थे। जैसे ही वे केबिन के पास पहुंचे, हवा बेचैनी से भारी हो गई। थोर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके कान खड़े हो गए, उसकी मांसपेशियां कुंडलित हो गई और उसकी छाती में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। वो जानता है कि यहाँ कुछ है, मोनरो ने दूसरों को सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत देते हुए कहा। केबिन के अंदर परित्यक्त लग रहा था। एक कोने में धूल भरा फर्नीचर, खाली डिब्बे रखे हुए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। मोनरो ने पीछे की दीवार के पास लकड़ी के फर्श का निरीक्षण किया और एक अप्राकृतिक सीन को देखा। तेजी से सटीकता के साथ अधिकारियों ने बोर्डों को ढीला कर दिया और एक संकीर्ण सीढ़ी को प्रकट किया जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। तहखाने में उतरते हुए टीम ने एक खौफनाक दृश्य का पता लगाया। बच्चों का सामान नम फर्श पर बिखरा हुआ था, पुराने खिलौने, छोटे जूते और सबसे दूर के कोने में जंजीरों से बंधी लेकिन जीवित एक 8 वर्षीय लड़की एम्मा सुलिवन थी। वो 6 महीने से लापता थी। एम्मा डीएनए साक्ष्य और ड्रेक के वाहन से मेल खाते टायर ट्रैक के आधार पर अभियोजन पक्ष के पास अब एक जीवित व्यक्ति था जो गवाही देने के लिए तैयार था। लेकिन ड्रेक के खिलाफ मामला मजबूत होने के बावजूद एक सवाल बना रहा, थोर ने उसे कैसे पहचाना? जब अदालत फिर से शुरू हुई तो माहौल में बिजली सी चमक रही थी। एम्मा की गवाही ने कैद की एक भयावह तस्वीर पेश की, जिसमें ड्रेक के कई अपहरणों में शामिल होने की पुष्टि की गई। फिर भी यह थोर ही था जिसने अंतिम प्रहार किया।
जब ड्रेक बचाव पक्ष की मेज पर घबराया हुआ बैठा था तो जर्मन शेपर्ड अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी सुनहरी भूरी आंखें अडिग और तीक्ष्ण रूप से प्रतिवादी पर टिकी हुई थीं। कमरे में एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी जिससे गैलरी में सदमे की लहर दौड़ गई। ड्रेक के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। पहली बार उसका अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अपने वकील की ओर झुकते हुए उसने तुरंत कहा कि मैं अपनी दलील बदलना चाहता हूँ। पूरे न्यायालय में चीख पुकार मच गई। जज केन के चेहरे पर उदासी छा गई। मिस्टर ड्रेक, क्या आप कह रहे हैं कि आप दोषी होने की दलील देना चाहते हैं? ड्रेक ने कांपते हुए सांस छोड़ी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। हाँ, उन दो शब्दों के साथ ही मुकदमा अचानक समाप्त हो गया। विक्टर ड्रेक को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी किस्मत सिर्फ मानवीय गवाहों द्वारा ही नहीं बल्कि एक कुत्ते की अडिग वफादारी द्वारा भी तय की गई, जिसने बुराई को बिना सजा दिए जाने से मना कर दिया। सजा सुनाए जाने के बाद के दिनों में लिली ने फिर से अपनी आवाज ढूंढनी शुरू कर दी। अपने छोटे हाथों में थोर का चेहरा थामे हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, शुक्रिया। उसके माता पिता ये जानकर रो पड़े कि उनकी बेटी आखिरकार ठीक हो रही है। थोर के लिए लिली के साथ बंधन लचीलेपन का एक प्रमाण बन गया था। एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे क्षणों में भी कुछ संबंध अटूट होते हैं। साथ मिलकर उन्होंने साबित किया कि साहस कई रूपों में आता है और कभी कभी सबसे बहादुर नायक चार पैरों पर चलते हैं। रिचर्ड ड्रेक की सजा के बाद के हफ्तों में लिली हार्पर और उसके परिवार के लिए जिंदगी बदलने लगी। अदालत में मिली जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं बल्कि भावनात्मक तौर पर भी। महीनों में पहली बार सुरक्षा और बंद होने का एहसास हुआ। ड्रेक की दोषी याचिका का मतलब था कि वो फिर कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जबकि न्याय मिल चुका था, असली उपचार अभी शुरू ही हुआ था। थोर के साथ लिली की प्रगति उसके ठीक होने की नींव बन गई। जो विश्वास की ओर अस्थायी कदमों के रूप में शुरू हुआ, वो कुछ गहरा हो गया, एक ऐसा बंधन जो इतना मजबूत था कि वो अटूट लग रहा था। थोर सिर्फ एक थेरेपी कुत्ता नहीं था, वो लिली का सहारा, उसका विश्वास पात्र, उसका रक्षक था। और अब वो अगला कदम उठाने के लिए तैयार थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह लिली थोर के पट्टे को कसकर पकड़े हुए अपने पिछवाड़े के किनारे पर खड़ी थी। उसकी हरी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठी जब उसने अपनी मां राहेल को देखा। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अभी भी नाजुक लेकिन स्पष्ट थी। ये हमले के बाद से उसने सबसे ज्यादा बोला था। राहेल उसकी आंखों में चमकते आंसुओं के पास घुटनों के बल बैठ गई। क्या तुम सच में जान हो? लिली ने पट्टा कसते हुए अपने छोटे हाथ को हिलाया। उसने थोर की ओर देखा जो उसके बगल में धैर्यपूर्वक बैठा था, और उसकी सुनहरी भूरी आंखें उसकी हर हरकत को देख रही थीं। उसे लगता था कि वो समझ रहा था कि उसके लिए इस पल का क्या मतलब है। धीरे धीरे लिली ने पट्टे पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। ठीक है थोर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यहीं रहो। थोर ने अपनी जगह से हटने से मना कर दिया। वो पूरी तरह से स्थिर रहा। उसकी उपस्थिति ने उसे दूर से भी स्थिर रखा। लिली ने एक झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, जब तक वह यार्ड के दूर छोर पर ओक के पेड़ तक नहीं पहुंच गई। वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ी, जो सांस रोककर देख रहे थे, और मुस्कुराई। एक छोटी सी शर्मीली मुस्कान, लेकिन फिर भी एक मुस्कान। राहेल और डेविड के लिए यह एक चमत्कार जैसा लगा। उनकी बेटी एक बार डर से जम गई थी, एक बार में एक कदम अपनी दुनिया को वापस पा रही थी। थोर गर्व से अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास आया और लिली ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अच्छा लड़का, उसने अपनी आवाज को अब और स्थिर करते हुए कहा। तुम मेरे हीरो हो। लिली और थोर की कहानी का प्रभाव उनके घर से कहीं आगे तक फैल गया। मुकदमे की खबर तेजी से फैल गई और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। लोग न केवल मामले के दर्दनाक विवरणों से बल्कि एक छोटी लड़की के साहस और एक कुत्ते की वफादारी से भी प्रभावित हुए, जिसने उसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनब्रेकेबल बॉन्ड्स और हीरोज ऑन फोर लेग्स जैसे हैशटैग्स की भरमार थी, जो एक शिकारी को न्याय के कटघरे में लाने वाले इस असंभावित जोड़े का जश्न मना रहे थे। स्थानीय समुदाय हार्पर्स के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए और उन्हें बड़े और छोटे दोनों तरीकों से समर्थन दिया। पड़ोसियों ने थोर की चल रही देखभाल के लिए चिकित्सा व्यय को कवर करने में मदद करने के लिए धन उगाहने का आयोजन किया, ये पहचानते हुए कि मामले में उनकी भूमिका किसी वीरता से कम नहीं थी। स्कूलों ने बच्चों को सहानुभूति, लचीलापन और बिना शर्त प्यार की शक्ति के बारे में पढ़ाने के लिए अपने पाठ्यक्रमों में सेवा जानवरों के बारे में कहानियां शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कानूनी व्यवस्था के भीतर ही आया।
न्यायाधीश मार्कस केन ने मुकदमे में थोर द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से प्रेरित होकर न्यायालयों में चिकित्सा जानवरों के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने की पहल की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह केवल आराम के बारे में नहीं है। ये जानवर ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो मनुष्य शायद न देख पाएं। वे अपने आप में गवाह हैं। इस प्रस्ताव ने पूरे देश में चर्चाओं को जन्म दिया। आघात से बचे लोगों के लिए वकालत करने वाले समूहों ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में सराहा, जो न्यायिक प्रक्रिया में कमजोर व्यक्तियों के संचालन के तरीके को बदल सकता है। थोर अपने शांत तरीके से आशा का प्रतीक बन गया था। एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमेशा कोई न कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार रहता है। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, वैसे वैसे लिली और थोर की दिनचर्या भी बदलती गई। इस जोड़े ने अपने घर के पीछे के जंगल की खोज में अनगिनत घंटे बिताए और उन रास्तों को फिर से तलाशा जिन पर हमले से पहले से चलने की हिम्मत नहीं हुई थी। हर बार बाहर जाना उनके लचीलेपन का प्रमाण था, उस स्वतंत्रता का जश्न जिसे पाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। थोर की सहज बुद्धि तेज थी। उसके कान पत्तियों में हल्की सी सरसराहट पर खड़े हो जाते थे, लेकिन उसका व्यवहार शांत और लगभग संतुष्ट था। वो जानता था कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो जब तक जीवित रहेगा, लिली की रक्षा करेगा। डॉक्टर लॉरा बेनेट के पुनर्वास केंद्र में थोर की विरासत ने अन्य सेवानिवृत्त कामकाजी कुत्तों के लिए नए अवसरों को प्रेरित किया। लॉरा ने विशेष रूप से इन वफादार साथियों को आघात से उबरने वाले बच्चों के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम शुरू किया। थोर ने हमें दिखाया कि क्या संभव है। उसने एक साक्षात्कार के दौरान संवाददाताओं को बताया, ये कुत्ते अब पारंपरिक भूमिकाओं में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल अभी भी उद्देश्य से भरे हुए हैं। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। लिली अक्सर नए आगंतुकों से मिलने और अपनी कहानी साझा करने के लिए उत्सुक होकर केंद्र में आती थी। पहले तो वह रुक रुक कर बोलती थी, लेकिन हर बार आने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता था। कुत्तों के साथ उसे बातचीत करते हुए देखकर राहेल उसके बदलाव पर आश्चर्यचकित हो जाती थी। उसने एक शाम डेविड से कहा कि वो फिर से अपनी आवाज पा रही है और यह उसकी वजह से है। हमेशा दृढ़ साथी रहने वाले थोर को अपने प्रभाव का भार समझ में आता था। चाहे लिली के पैरों पर लेटना हो या चिंता के क्षणों में उसका मार्गदर्शन करना हो, वो उस तरह की अटूट भक्ति का प्रतीक था जो प्रजातियों से परे है। लिली के लिए वो एक कुत्ते से बढ़कर था, वो परिवार था। सालों बाद जब लिली इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने बचपन को आकार देने वाली घटनाओं पर विचार कर सके, तो उसने एक पत्र लिखा। ये किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं था, बल्कि थोर के साथ उसके बंधन की यादों को संबोधित था। तब तक जर्मन शेपर्ड की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शरीर अंततः उम्र और चोट के कारण दम तोड़ चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी बनी हुई थी। सरसराहट करने वाले पत्तों में, बच्चों की हंसी में, लिली के भीतर मौजूद शांत शक्ति में। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब मुझे अपनी आवाज मिली, उसने लिखा। ये सिर्फ मेरा नहीं था, ये थोर का भी था। उसने मुझे सिखाया कि बहादुरी का मतलब निडर होना नहीं है। ये तब भी डटे रहना है जब आप डरे हुए हो, तब भी जब दुनिया बिखरती हुई लग रही हो। उसके शब्द सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं गूंजे जिन्होंने उस परीक्षण को याद किया, बल्कि उन सभी के साथ भी जो कभी किसी जानवर के बिना शर्त प्यार से प्रभावित हुए थे। थोर का नाम वफादारी का पर्याय बन गया। उसकी कहानी अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करने वाले परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। हापर प्रॉपर्टी के ऊपर एक पहाड़ी पर एक साधारण पत्थर पर थोर के अंतिम विश्राम स्थल को चिन्हित किया गया था। इस पर 3 शब्द उकेरे गए थे, हमेशा के लिए हमारा हीरो। हर बसंत में जंगली फूल माकर के चारों ओर खिलते थे जो परिदृश्य को जीवंत रंगों में रंग देते थे। लिली के लिए वे एक अनुस्मारक थे कि कुछ बंधन जीवन भर से परे होते हैं, कि प्रकृति की तरह प्यार भी खुद को नवीनीकृत करने का एक तरीका है। और इसलिए पाइन हॉलो के चौकस आसमान के नीचे एक छोटी लड़की और उसके कुत्ते की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। साथ मिलकर उन्होंने साबित किया कि अंधेरे के सामने भी प्रकाश की जीत हो सकती है। इसके लिए बस 2 टूटी हुई आत्माएं चाहिए थीं जो ठीक होने के लिए तैयार हो और कभी न हारने का वादा। रिचर्ड ड्रेक के मुकदमे और उसके आसपास की घटनाओं ने अदालत के बाहर भी हलचल मचा दी। देश भर के समाचार आउटलेट ने इस कहानी को उठाया, जिसमें न केवल मामले के भयावह विवरण बल्कि लिली हापर और उनके थेरेपी कुत्ते थोर के बीच के असाधारण बंधन को भी उजागर किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनब्रेकेबल बॉन्ड्स और हीरोज ऑन फोलेक्स जैसे हैशटैग से जगमगा उठे, जो इस अप्रत्याशित जोड़ी का जश्न मना रहे थे, जिन्होंने एक शिकारी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया।
स्थानीय समुदायों ने हापर के चारों ओर रैली निकाली और बड़े और छोटे दोनों तरीकों से समर्थन दिया। पड़ोसियों ने थोर की चल रही देखभाल के लिए चिकित्सा व्यय को कवर करने में मदद करने के लिए धन उगाहने का आयोजन किया, ये पहचानते हुए कि मामले में उनकी भूमिका वीरता से कम नहीं थी। स्कूलों ने बच्चों को सहानुभूति, लचीलापन और बिना शर्त प्यार की शक्ति के बारे में पढ़ाने के लिए अपने पाठ्यक्रमों में सेवा जानवरों के बारे में कहानियां शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कानूनी प्रणाली के भीतर ही आया। न्यायाधीश मार्कस केन ने मुकदमे में थोर द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से प्रेरित होकर न्यायालयों में चिकित्सा पशुओं के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने की पहल की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यह केवल आराम के बारे में नहीं है, ये जानवर ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो मनुष्य शायद न समझ पाए। वे अपने आप में गवाह हैं। इस प्रस्ताव ने पूरे देश में चर्चाओं को जन्म दिया। आघात से बचे लोगों के लिए वकालत करने वाले समूहों ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में सराहा, जो कमजोर व्यक्तियों की न्यायिक प्रक्रिया को बदलने का तरीका बदल सकता है। थोर अपने शांत तरीके से आशा का प्रतीक बन गया था। एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमेशा कोई न कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार रहता है। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे लिली और थोर की दिनचर्या भी बदलती गई। इस जोड़े ने अपने घर के पीछे के जंगल की खोज में अनगिनत घंटे बिताए और उन रास्तों को फिर से खोजा जिन पर वे हमले से पहले चलने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। हर बार बाहर जाना उनके लचीलेपन का प्रमाण था, उस स्वतंत्रता का जश्न जिसे पाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। थोर की सहज बुद्धि तेज थी। उसके कान पत्तियों में हल्की सी सरसराहट पर खड़े हो जाते थे, लेकिन उसका व्यवहार शांत और लगभग संतुष्ट था। वो जानता था कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो जब तक जीवित रहेगा लिली की रक्षा करेगा। डॉक्टर लॉरा बेनेट के पुनर्वास केंद्र में थोर की विरासत ने अन्य सेवानिवृत्त कामकाजी कुत्तों के लिए नए अवसरों को प्रेरित किया। लॉरा ने विशेष रूप से इन वफादार साथियों को आघात से उबरने वाले बच्चों के साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम शुरू किया। थोर ने हमें दिखाया कि क्या संभव है, उसने एक साक्षात्कार के दौरान संवाददाताओं को बताया। ये कुत्ते अब पारंपरिक भूमिकाओं में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल अभी भी उद्देश्य से भरे हुए हैं। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। लिली अक्सर नए आगमन से मिलने और अपनी कहानी साझा करने के लिए उत्सुक होकर केंद्र का दौरा करती थी। पहले तो वो रुक रुक कर बोलती थी, उसके शब्द भावनाओं से भरे होते थे, लेकिन प्रत्येक यात्रा के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुत्तों के साथ उसे बातचीत करते हुए देखकर राहेल परिवर्तन पर चकित हो गई। उसने एक शाम डेविड से कहा कि वो फिर से अपनी आवाज पा रही है और यह उसकी वजह से है। हमेशा दृढ़ साथी रहने वाले थोर को अपने प्रभाव का भार समझ में आता था। चाहे लिली के पैरों पर लेटना हो या चिंता के क्षणों में उसका मार्गदर्शन करना हो, वो उस तरह की अटूट भक्ति का प्रतीक था जो प्रजातियों से परे है। लिली के लिए वो एक कुत्ते से कहीं ज्यादा था, वो परिवार था। सालों बाद जब लिली इतनी बड़ी हुई कि वो अपने बचपन को आकार देने वाली घटनाओं पर विचार कर सके, तो उसने एक पत्र लिखा। ये किसी खास व्यक्ति को संबोधित नहीं था, बल्कि थोर के साथ उसके बंधन की याद को दर्शाता था। तब तक जर्मन शेपर्ड की मृत्यु हो चुकी थी। उसका शरीर अंततः उम्र और चोट के कारण दम तोड़ चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। सरसराहट करने वाले पत्तों में, आजादी से खेलने वाले बच्चों की हंसी में, लिली के भीतर मौजूद शांत शक्ति में। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब मुझे अपनी आवाज मिली, उसने लिखा। ये सिर्फ मेरी नहीं थी, ये थोर की भी थी। उसने मुझे सिखाया कि बहादुरी का मतलब निडर होना नहीं है। इसका मतलब है तब भी खड़े रहना जब आप डरे हुए हों, तब भी जब दुनिया बिखरती हुई लगे। उसके शब्द सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं गूंजे जिन्होंने उस परीक्षण को याद किया, बल्कि उन सभी के साथ भी जो कभी किसी जानवर के बिना शर्त प्यार से प्रभावित हुए थे। थोर का नाम वफादारी का पर्याय बन गया। उसकी कहानी अकल्पनीय चुनौतियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। हापर प्रॉपर्टी के ऊपर एक पहाड़ी पर एक साधारण पत्थर पर थोर के अंतिम विश्राम स्थल को चिन्हित किया गया था। इस पर 3 शब्द उत्कीर्ण थे, हमेशा के लिए हमारा हीरो। हर वसंत में जंगली फूल माकर के चारों ओर खिलते थे जो परिदृश्य को जीवंत रंगों में रंग देते थे। लिली के लिए वे एक अनुस्मारक थे कि कुछ बंधन जीवन भर से परे हैं, कि प्रकृति की तरह प्यार भी खुद को नवीनीकृत करने का एक तरीका है। और इसलिए पाइन होलो के चौकस आसमान के नीचे एक छोटी लड़की और उसके कुत्ते की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। साथ में उन्होंने साबित किया कि अंधेरे के सामने भी प्रकाश प्रबल हो सकता है। बस 2 टूटी हुई आत्माओं को ठीक करने की इच्छा थी।
और कभी भी जाने न देने का वादा। लिली और थोर की कहानी का प्रभाव और भी बढ़ गया क्योंकि वकालत करने वाले समूहों ने कानूनी सेटिंग्स में आघात से बचे लोगों का समर्थन करने के तरीके में सुधारों के लिए दबाव डाला। जज केन की पहल से प्रेरित होकर कई राज्यों ने कोर्ट रूम में थेरेपी जानवरों को शामिल करने के लिए पायलट प्रोग्राम लागू करना शुरू कर दिया। इन कार्यक्रमों ने न केवल पीड़ितों को सुरक्षित महसूस करने में मदद की, बल्कि जानवरों की सच्चाई का पता लगाने और उच्च तनाव वाले वातावरण में आराम प्रदान करने की अनूठी क्षमताओं को भी उजागर किया। लिली खुद सम्मेलनों में बोलने और देश भर के दर्शकों के साथ अपनी यात्रा साझा करने वाली एक वकील बन गई। उनके भाषण सरल लेकिन शक्तिशाली थे, जो लोगों को याद दिलाते थे कि उपचार में समय लगता है और कभी कभी मार्गदर्शन के लिए एक वफादार साथी के बिना शर्त प्यार की आवश्यकता होती है। जब तक लिली वयस्क हुई, तब तक दुनिया सूक्ष्म लेकिन सार्थक तरीकों से बदल चुकी थी। थेरेपी जानवरों को अब नवीनता के रूप में नहीं बल्कि रिकवरी और न्याय प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता था। जो बच्चे कभी बोलने से डरते थे, उन्होंने थोर जैसे कुत्तों की मदद से अपनी आवाज पाई। त्रासदी से टूटे परिवारों ने मनुष्यों और जानवरों के बीच बने बंधनों में सांत्वना पाई। लिली ने अंततः अपने खुद के एक बचाव कुत्ते को गोद लिया जिसका नाम मैक्स रखा। हालांकि वो एक प्रशिक्षित थेरेपी जानवर नहीं था, लेकिन उसमें वही अटूट भक्ति थी जो थोर ने उसे सालों पहले दिखाई थी। साथ में वे स्कूलों, अस्पतालों और आश्रयों में गए और खुशी फैलाई और दूसरों को याद दिलाया कि सबसे बुरे समय में भी पूंछ के हिरन या प्यारे दोस्त के थूथन में आशा पाई जा सकती है। दशकों बाद पाइन होलो उपचार और नवीनीकरण का स्थान बना रहा। थोर की कब्र के चारों ओर हर वसंत में खिलने वाले जंगली फूल लचीलेपन का प्रतीक बन गए, एक अनुस्मारक की नुकसान के बाद भी जीवन जारी रहता है। आगंतुक अक्सर साइट पर नोट या छोटे टोकन छोड़ते हैं, जिसमें थोर को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद दिया जाता है जब सड़क असंभव लगती थी। लिली की विरासत उसकी कहानी से प्रभावित अनगिनत लोगों के जीवन में बनी रही। उसने साबित कर दिया था कि साहस का मतलब अकेले डर का सामना करना नहीं है, यह उन लोगों पर निर्भर होने के बारे में है जो आपसे प्यार करते हैं, चाहे वे 2 पैरों पर चले या 4। और ऐसा करके उसने सुनिश्चित किया कि थोर की याद हमेशा उन सभी के दिलों में रहेगी जिन्होंने उनकी कहानी सुनी। पाइन होलो के विशाल खुले आसमान के नीचे, जहां हवा कृतज्ञता और नवीनीकरण की फुसफुसाहटें ले जाती थी, लिली और थोर की कहानी कालातीत हो गई, प्यार की स्थायी शक्ति और हम सभी को जोड़ने वाले अटूट बंधन का एक वसीयतनामा। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर थोर और लिली की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे साझा करें। आज किसी को थोड़ी और उम्मीद की जरूरत है। वफादारी, साहस और उपचार की और कहानियों के लिए सदस्यता लें और टिप्पणियों में हमें बताएं आपका हीरो कौन है। आइए वफादारी की गूंज को जिंदा रखें साथ मिलकर पंजा, क्योंकि कुछ हीरो हमें कभी नहीं छोड़ते, वे बस हमारे दिलों पर अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं।